हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, आप लोगों को काफ़ी दिन से इंतजार था और आप काफ़ी लोग कमेंट भी कर रहे थे कि सर क्लास 10th का सैंपल पेपर यानी पिछले साल के जो पेपर हैं उन्हें सॉल्व कराइए। तो बच्चों, अब आपका वो इंतजार खत्म हो चुका है। आज से हम क्लास 10th का सैंपल पेपर स्टार्ट कर रहे हैं। और बच्चों यकीन मानिएगा, ये बिल्कुल वही पेपर हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। अगर आपने इन सातों सेटों को कर लिया, यानी 2020 के मैं 7 पेपर हैं उन्हें सॉल्व कराऊंगा। अगर आपने इन सातों पेपरों को सॉल्व कर लिया तो यकीन मानिए बच्चा, आपके 70 में से 70 नंबर ही आने वाले हैं मैथ के अंदर। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, बहुत आराम से स्लोली जीरो लेवल से सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, बस आपका काम इतना है, वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चा, सभी को बता दीजिएगा। ठीक है, यही पेपर बच्चा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इनको प्रिपेयर करेंगे तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही रखा मिलेगा बोर्ड एग्जाम में पेपर। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करेंगे, फिक्र मत कीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए देखिए, मेरे पास जो सैंपल पेपर है, अनसॉल्व्ड पेपर है प्रीवियस ईयर का, जो वो इस तरीके का बच्चा आपको शायद दिख रहा हो, ये HM का है। HM का अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेस्ट है, वरना आप किसी भी राइटर का ले लीजिएगा। उसमें 2020 का हम सैंपल पेपर करा रहे हैं। कौन सा? 2020 का 2020 का है बच्चा ये। ठीक है, 2022 के लिए, क्योंकि 21 में तो बोर्ड एग्जाम हुए नहीं थे। ठीक है, तो उसका है नहीं, उसके छपे नहीं है, तो 20 के ही करा रहे हैं और 20 के जैसे ही आते हैं। ठीक है, कोई से भी कर लो। तो 2022 के लिए है सेट 1 822 MB इसका कोड है। ठीक है, सेट का कोड है, तो आप लोग कोई भी राइटर का लेके देख लीजिएगा 822 MB कोड, और देखिए मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, और आप क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम को जाया ना करते हुए। बस यार देखिए, व्यूज़ कम है। पहली वीडियो डाली थी उस पर 100 से ऊपर पहुंच गए, बट सेकंड डाली उस पर सिर्फ 30। या थोड़ा अच्छे से शेयर किया करो और डेली देखा करो। देखो, कंटिन्यूटी बना के रखेंगे आप, तभी कुछ हासिल हो सकता है। आप ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए 4 दिन गैप दे दिया। बच्चा, ऐसे बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं। ऐसे 70 में से 70 का सपना पूरा नहीं होता है। ठीक है, तो यार पूरा वीडियो को देखा करो और शेयर किया करो। ओके बच्चा, चलिए तो देखिए, सेट 7 का सेट 7 से अटेंस में, तो हम 2020 के अंदर 7 पेपर हैं, तो हम पहला पेपर सॉल्व कर रहे हैं 2020 का पहला वाला पेपर। ठीक है, तो बच्चों इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है और ऑप्शनल है। ठीक है, 6 तो ऑप्शन ही आते हैं आपको, तो मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, ऑप्शन को भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। अगर बाई चांस सॉल्व करने को आ जाए वो ऑप्शन में ना आके, तो आप सॉल्व भी कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है बच्चा बॉडी फर्स्ट का क्वेश्चन फर्स्ट का है बच्चा। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें? कह रहा है कि हर के 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप के आधार पर ज्ञात कीजिए कि इतने का दशमलव प्रसार कितने स्थानों बाद तक होगा। दशमलव प्रसार कितने स्थानों तक होगा ये बताना है। किसका? देखिए दे रखा है 1458 बटे 1250। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कितने अंक बाद शांत होगा ये हमको बताना है। देखिए आपको जीरो लेवल से समझाऊंगा, बस वीडियो को पूरा देखा करो यार। ठीक है, देखिए बच्चा, इसका दशमलव प्रसार कितने अंक बाद शांत होगा ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका जो हर है, इस हर के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, और उन अभाज्य गुणनखंडों को 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m के रूप में ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 1250 के साइड में। 1250 तो फैक्टर करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 25। फिर 5 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 25 बार। ठीक है, फिर 5 से काटेंगे 5 बार, फिर 5 से काटेंगे 1 बार। तो ये फैक्टर हो गया बच्चा। इसको हम लिख सकते हैं 1458 बटे, ये देखो क्या लिखा, 1250 के फैक्टर हमने किए 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इस तरीके से इसको ले सकते हैं, क्योंकि 2 आ रहा है 1 बार और 5 5 5 आ रहे हैं 4 टाइम। ठीक है बच्चा, तो पहले हमने हर के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो 1458 बटे 2 कितनी बार आ रहा है बच्चा? 1 बार, तो 2 की पावर 1 इंटू 5 कितनी बार आ रहा है बच्चा? 4 बार, तो 5 की पावर 4। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर एक चीज गौर दीजिएगा,
यहाँ 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है, तो किसकी पावर ज़्यादा है? तो यहाँ 5 की पावर ज़्यादा है, कितनी है? 4। तो ये जो 2 की पावर है यहाँ पर 1 है, इसको भी बच्चा आपको 4 बनाना होगा। दोनों की पावर सेम करते हैं, क्या करते हैं? दोनों की पावर को सेम बनाते हैं, जिसकी ज़्यादा है कम वाली को उतनी ही बना लेते हैं, उसके बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ 5 की पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो सॉरी 2 की पावर 1 है, तो यहाँ 2 की पावर 4 बनानी पड़ेगी मुझे। क्या बनानी पड़ेगी? 2 की पावर 4 बनानी पड़ेगी। और 2 की पावर 4 बनाने के लिए आप लोग ये सोचिए कितने की कमी है। यहाँ 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 और आ जाए तो 2 की पावर 1 और 3 4 हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, घातें बराबर करने के लिए हर में 2 की पावर 3 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 1 4 हो जाएगा, और यहाँ भी 4। अब आपने हर में गुणा किया है तो फिर आपको अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 से आप अंश में गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। ऊपर और नीचे दोनों ओर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए बच्चा पार्टी, ऊपर हो गया 1458, और ये 2 की पावर 3 कितना होता है बच्चा? 8। और नीचे देखो कितना हो गया? 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, गुणा में आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर हो गई 4, और इंटू 5 की पावर 4 पहले से है ही। 8 का कर लो बच्चा इसमें गुणा, 8 8 64 का 4, 8 5 40 और 6 हासिल, तो 46 हासिल लागे 4, 832 और 4 36, और 8 एकम 8 और 3 11 हो गया बच्चा, ठीक है। अब नीचे देखिए 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 दोनों की पावर सेम हो गई, तो दोनों पे एक साथ पावर चढ़ा दो। 2 इंटू 5 की पावर एक साथ 4 लगा दो भाई, इसकी पावर भी 4 इसकी पावर भी 4, तो दोनों की एक साथ पावर 4 लगा सकते हैं। अब आगे देखिए 11664 बटे ये 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, तो 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 हो गया, और 10 की पावर 4 का मतलब होता है बच्चा 10,000। कितना? 10,000। इसका मतलब है हम 10,000 से भाग दे रहे हैं, इसमें 10,000 से भाग देंगे तो पॉइंट कितने बाद लगेगा ये बताओ आप। देखो 4 10 की पावर 4 है, तो पीछे से 4 अंक बाद पॉइंट लगा दो, जितनी पावर होती है 10 की उतने ही अंक बाद पॉइंट लगा देते हैं पीछे से, तो गिनो 1 2 3 4, तो यहाँ 6 के आगे लगेगा, यानी 11.664 आंसर, ये है इसका आंसर। तो दशमलव के सॉरी 4 अंक बाद लगाना, 1 2 3 4, अच्छा 1 पॉइंट यहाँ आएगा बच्चा, पॉइंट यहाँ आएगा पॉइंट, ठीक है, 4 अंक बाद, तो आंसर आ गया आपका इतना, ठीक है। ये इस तरीके से, तो 4 अंक बाद इसका दशमलव प्रसार शांत होगा, 4 अंक बाद। तो ऑप्शन देख लेते हैं कितना है, ठीक है। पहला सवाल था, बहुत आराम से कराया है, और कोई भी दिक्कत आई हो ना बस एक बार रिपीट कर लेना वीडियो को, वो भी खत्म हो जाएगी, पूरा ध्यान से समझना, ठीक है। बस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना बच्चा पार्टी, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे 1 2 3 और 4, तो चौथा ऑप्शन हमारा ठीक है। तो ये तो मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, अगर पेपर में सॉल्व करने को आता है तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ ऑप्शन कैसे करेंगे, ऑप्शन के लिए क्या लिखेंगे आप, यहाँ लिखेंगे उत्तर फर्स्ट का ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, क्या? 4, और ऐसे करके टिक करके छोड़ देंगे आप, ऐसे लिख के आप, ठीक है बच्चा। इस तरीके से आप लिखेंगे उत्तर 4, ठीक है। ऐसे करके आना है आपको, 1 नंबर आपका पक्का हो गया, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आई हो इसमें समझने में, एक बार वीडियो को रिपीट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए चैप्टर वाइज बच्चों मैं आपको फॉर्मूले भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, 2 चैप्टर तक मैं फॉर्मूले आपको दे चुका हूँ यार, उनको भी वीडियो को शेयर किया करो, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए खा, पहले का खा क्या कह रहा है बच्चा पढ़े। खा में देखिए ये दिया है, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यक बताओ। मतलब एक ग्राफ दे रखा है, उस ग्राफ में हमें देखकर ये बताना है कि इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे। तो देखिए ग्राफ बना लेते हैं पहले। हमें ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है बच्चा पार्टी, और इसमें कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये ठीक है। ये तो बच्चों यहां पर ये कह रहा है कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो मैंने आपको जब पढ़ाया होगा क्लास में तो मैंने बताया होगा कि x अक्ष ये हो गई, y अक्ष ये हो गई। तो ये जो ग्राफ है x अक्ष को जितनी जगह कट कर रहा है इसके शून्यक उतने ही होते हैं।
भाई ये देखो ये ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काट रहा है, तो यहां देखो 1 2 एक्स अक्ष को देखना सिर्फ 3 4, तो एक्स अक्ष को ये ग्राफ 4 जगह कट कर रहा है, तो इसके शून्यक भी होंगे 4। ठीक है, तो यहां पर शून्यक होंगे 4, शून्यक बराबर 4। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं इसमें, 1 2 3 4। तो भाई यहां लिखेंगे आप उत्तर पहले के खा का, उत्तर पहले के खा का फोर्थ, आंसर है उसमें 4। इस तरीके से करके आप छोड़ देंगे, आप पर नंबर हो जाएगा पक्का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, यानी गा प्रश्न पर। ये 1-1 नंबर वाले प्रश्न चल रहे हैं बच्चा। ठीक है, तो आप इनको सॉल्व मत करके आइएगा, सॉल्व करके दिखा के मत आइएगा, सिर्फ सॉल्व पीछे कर लीजिएगा रफ वर्क जल्दी जल्दी, और जो आंसर है उसमें टिक करके आ जाइएगा आप लोग लिख के। ठीक है, अगर सॉल्व करने को आए तो सॉल्व करके आइएगा, मैं दिखा भी रहा हूँ आपको। तो फर्स्ट का गा प्रश्न, इसमें देखिए क्या दे रखा है, इसमें कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि ये बराबर ये, तो इनका क्षेत्रफल का मान होगा। यानी हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज हैं। और क्या दिया है, और हमें ये दिया है कि AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF बराबर है AC अपॉन DF के बराबर 4/9, ये हमें दे रखा है। ठीक है, और हमसे ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। अगर सॉल्व करने को आए तो आप पूरा लिख के ऐसे सॉल्व करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, ये हमें लेके आना है, क्या आएगा, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए बच्चा, ये चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज का सवाल है। मैंने आपको बताया था जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो आपको प्रमेय याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चा क्या करेंगे हम यहाँ पे, ध्यान से समझिएगा बच्चा पार्टी। यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दे रखे हैं ABC और DEF, बना लेते हैं आइडिया के तौर पर। ये त्रिभुज ABC आप रफली बना लीजिएगा, और ये त्रिभुज हो गया आपका सपोज दैट DEF। अब देखो इसमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है AB अपॉन DE, AB अपॉन DE, BC अपॉन EF और AC अपॉन DF, यानी इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमको दिया है। ठीक है बच्चा, और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछा है। तो बच्चा पार्टी आपको थ्योरम आपको याद हो, मैंने लिखाया था, होती है, आप लोग याद कीजिएगा, बताऊंगा भी और आगे जाके चैप्टर वाइज फॉर्म में कराऊंगा कि जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। ये मैंने आपको समझाया था चैप्टर नंबर 6 में। जब दो त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यहाँ पर दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात देखो, सबका क्या है 4/9 ही आ रहा है, यानी सबका 4/9 आ रहा है, तो मतलब बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो इसे लिख दो समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो क्या होगा, समीकरण 1 से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। क्यों, प्रमेय से। प्रमेय तो होती है ये, जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ये थ्योरम थी। ठीक है, तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो क्या आपको थ्योरम याद होनी चाहिए, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो एक थ्योरम थी बच्चा कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ये थ्योरम थी बच्चा। तो यहाँ पे लिखेंगे तो एरिया त्रिभुज ABC अपॉन एरिया त्रिभुज DEF, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो संगत भुजा कोई सी भी ले लो, तीनों हैं, तीनों में से कोई सी भुजा भी आप ले सकते हैं। तो आप ले सकते हैं AB अपॉन DE ले लो और इसका स्क्वायर कर दो, क्योंकि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। आप ये वाली भी लिख सकते हैं इसकी जगह, या ये वाली, बात एक ही है क्योंकि सभी बराबर हैं।
अब एरिया त्रिभुज ए बी सी अपॉन एरिया त्रिभुज डी ई एफ, ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू क्या है 4/9 और ऊपर से हो रहा है वर्ग, तो वर्ग कर दीजिए। तो फाइनली एरिया त्रिभुज ए बी सी अनुपात एरिया त्रिभुज डी ई एफ क्या आएगा 4 का वर्ग 9 और अनुपात 9 का वर्ग 4 का वर्ग 16 और अनुपात 9 का वर्ग 81, तो 16 अनुपात 81 आ जाएगा इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। बस आपको थ्योरम समझ में आनी चाहिए, थ्योरम का खेल है, थ्योरम याद होनी चाहिए। जब दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है बच्चा, चलिए क्लियर समझ में आ रहा ना। बताइए हर चीज समझ में आएगी, कहीं भी हल्की सी दिक्कत हो वीडियो को वहीं पर रिपीट करो और मैं क्या कह रहा हूँ गौर से सुनो। आपको थ्योरम वगैरह फॉर्मूले याद होनी चाहिए, बस टेंशन खत्म, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे बच्चा। इसमें अगला क्वेश्चन है बच्चा घा, और ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है बच्चा, फर्स्ट का घा क्वेश्चन है। अभी जो मैंने क्वेश्चन कराया ना ट्रायंगल वाला बच्चा, बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या हो 0 हो, तो हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्या आएगा। ठीक है बच्चा, क्या आएगा, तो देखिए सिंपली फॉर्मूले आपको याद हो, बहुत इजी है। देखो ये चीज़ हमें दे रखी है, इसी को ले लो पहले। हमें दिया है, क्या दिया है हमें दिया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से कॉस थीटा को आप राइट में ले जाइए, क्योंकि इधर लेफ्ट में है माइनस का है, राइट में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा प्लस के कॉस थीटा। ठीक है भाई, कॉस माइनस को इधर लेके प्लस का हो गया। अब देखिए इस कॉस थीटा में किसी से गुणा हो रहा है, तो यहाँ पे आप कहेंगे कि यस यहाँ पे गुणा में 1 है। भाई जहाँ पे कुछ भी नहीं होता वहाँ गुणा में 1 होता है, तो कॉस थीटा के गुणा में 1 है। अब देखिए ये 1 इंटू कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा इधर गुणा में है, जब मैं इसको इस इधर की साइड लेके जाऊंगा तो ये भाग में हो जाएगा नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ये आ जाएगा बटे में कॉस थीटा, और बराबर में क्या 1, और साइन बटे कॉस किसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा का, और बराबर में क्या 1। अब देखो इधर टेन थीटा है, तो आप ये देखिए कि टेन में 1 किस कोण का मान होता है, टेन में 1 किस कोण का मान होता है, तो टेन थीटा बराबर टेन में 1 मान होता है टेन 45 डिग्री का, कितने का 45 डिग्री का। तो देखिए यहाँ से थीटा को कंपेयर कीजिए, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 45, तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ से हमने क्या किया, इसकी हेल्प से थीटा की वैल्यू निकाल ली 45, बट हमें थीटा की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें निकालनी थी इसकी वैल्यू पूछिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हो गया बस सवाल। आप क्या करिए, थीटा की वैल्यू 45 है, तो इसमें जहाँ जहाँ थीटा दिख रहा है 45 लगा दो, तो साइन की पावर 4 और थीटा की वैल्यू 45 डिग्री प्लस कॉस की पावर 4, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। अब देखिए साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, साइन 35 डिग्री की वैल्यू क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, और उसकी पावर कितनी है ऊपर से 4, प्लस यहाँ भी cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, और ऊपर से पावर 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/4 और ये भी 1/4, 1/√2 4 बार लिख दो गुणा करके, तो नीचे √2 और √2 इंटू 2 4। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, तो 4 आएगा, तो ऊपर 1 + 1 यानी फाइनली 2/4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो फाइनली 1/2 आपका आंसर आ गया, यानी साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। ऑप्शन दे रखे हैं, चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका है सेकंड। ठीक है, तो उत्तर फर्स्ट के घा सवाल है ना, फर्स्ट के घा का ऑप्शन नंबर है आपका सेकंड ऑप्शन 1/2, और टिक करके ऐसे करके आप आंसर देखेंगे। ठीक है बच्चा, चलिए तो अभी तक हम 4 क्वेश्चन कर चुके हैं, एक नंबर वाले, 4 नंबर का पेपर हमारा हो चुका है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अड़ा, फर्स्ट का अड़ा पार्ट, ठीक है। इसमें क्या दे रखा, देखिए इसमें कह रहे हैं कि एक बिंदु दे रखे 3,4 और इसकी y अक्ष से दूरी बतानी है। तो बिंदु लिख लेते हैं, यहाँ पे बिंदु है 3,4 और इसकी y अक्ष से डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, ये बताना है। तो देखो बहुत सिंपल तरीका है, आप नॉर्मली इस ग्राफ को ड्रॉ कर लो भाई, ड्रॉ कर लो। ये x डैश, ये y डैश। अब देखो ये होता है x की और ये y की वैल्यू, तो x पे चलना है प्लस के 3, तो सपोज दैट 1 2 3, और y पे चलना है प्लस का 4, तो 1 2 3 4। अब ये कहाँ मिलेंगे, ये कुछ यहाँ का ही मिलेंगे बच्चा बॉडी, है ना, इस पॉइंट पे आके। तो ये बिंदु होगा 3,4, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब किससे वैल्यू पूछिए आप, ये देखिए सवाल में सीधे सीधे इसमें कह रहा है y अक्ष से दूरी बतानी है, किसकी, इस बिंदु की। तो y अक्ष कौन सी है, ये तो y अक्ष है, तो इससे इस बिंदु की दूरी क्या हो गई, तो ये वाली हो गई, यही तो होगी दूरी इस बिंदु की, इस पॉइंट की, इस बिंदु की दूरी कहां से, यहां से y अक्ष से, तो ये वाली दूरी हो गई। और ये क्या है, ये है देखो, और ये क्या है, x अक्ष पे चली गई दूरी, तो x अक्ष पे चली गई दूरी कितनी है इसमें, 3, तो आंसर हो गया 3, ठीक है। तो यहां लिखेंगे आप बिंदु 3,4 की y अक्ष से दूरी बराबर 3 मात्रक, ठीक है, आंसर। अगर y अक्ष से पूछे तो x का मान, और अगर x अक्ष से पूछता तो y का मान। अगर यही सवाल ये होता कि x अक्ष से दूरी बताओ, तो फिर वो ये वाली दूरी हो जाती ये, और ये क्या होता है, y अक्ष पे चली गई दूरी, यानी 4 हो जाती, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर x अक्ष पे पूछ रहा है, x अक्ष से बिंदु की दूरी पूछ रहा है, तो उस बिंदु में जो y का मान है वो आंसर होगा। और अगर y अक्ष से पूछ रहा है, सॉरी x का अगर x अक्ष से पूछ रहा है तो उस बिंदु में जो y का मान है वो होगा, और y अक्ष से पूछ रहा है तो उस बिंदु में जो x का मान है वो उसका आंसर होगा, ठीक है। तो फाइनली आपका अड़ा तक ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब एक लास्ट क्वेश्चन और आपका बचता है, ठीक है, देन आपका चैप्टर फिनिश, सॉरी चैप्टर नहीं, एक नंबर के 5 क्वेश्चन आपके फिनिश हो जाएंगे, पहला खंड आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो क्या देखो इसमें कहा है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें कहा है कि 52 पत्तों की फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, इसका इक्का नहीं होने की प्रायिकता बतानी है, इक्का नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ध्यान से समझिएगा, इक्का नहीं होने की प्रायिकता। देखो कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते, तो कुल पत्ते हैं यानी कि जिन्हें हम NS लिखते हैं, ये है 52। कुल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं। अब इसमें से अचानक एक पत्ता निकालें और वो पत्ता इक्का नहीं होगा, इस बात की प्रायिकता पूछी है। तो जब भी कभी आपको नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है तो पहले आप होने की निकालो, फिर उसको 1 में से घटा दो, ठीक है। तो इक्का कितने होते हैं 52 पत्तों में, तो इक्का होते हैं टोटल 4, ईंट का, पान का, छुड़ी का और हुकुम का, कुल 4 इक्के होते हैं। तो पहले आप निकालो इक्का होने की प्रायिकता, ये निकालेंगे, निकाला गया पत्ता, या फिर आप ऐसे लिख लो कुल इक्के पत्ते, कुल पत्तों में इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या कितनी होती है, इक्कों की संख्या होती है NE इज इक्वल टू 4 इक्को होते हैं। अब यहाँ लिखेंगे निकाला गया पत्ता इक्का होने की प्रायिकता, पहले हमसे ना होने की पूछी है तो पहले हम उसे होने की निकालेंगे, जो भी आएगी उसे 1 में से घटा देंगे, वो ना होने की निकल आएगी, ठीक है। होने की प्रायिकता PE बराबर फॉर्मूला होता है NE/NS, NE/NS, जिसे हम बोलते हैं ऊपर वाले को अनुकूल परिणाम, नीचे वाले को कुल परिणाम, ठीक है। तो NE दे रखा है 4 और NS हो गया 52, 4 एकम 4, 13 चौका 52, तो 1/13 आंसर आ गया।
लेकिन ये क्या है, निकाला गया पत्ता इक्का होगा, हमें निकाला गया पत्ता इक्का नहीं होगा, इस बात की प्रायिकता। तो निकाला गया पत्ता इक्का न होने की प्रायिकता हमें चाहिए, जिसे हम पी ई डैश से बोलते हैं। तो ये क्या होगी, 1 माइनस के पी ई, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। होने की अगर पी ई है तो ना होने की पी ई डैश होती है, या फिर आप इस पर बार भी लगा सकते हैं, बार, पी ई बार। तो कैसे निकालते हैं, 1 में से घटा दो होने वाली को, ना होने की आ जाएगी। तो पी ई बार बराबर 1 माइनस पी ई की वैल्यू कितनी आई है, 1/13। यहाँ पर ले लो एलसीएम, तो 13 माइनस 1/13, फाइनली 12/13 आंसर। ये है निकाला गया 52 पत्तों में से एक पत्ता जो निकाला गया वो इक्का नहीं होगा, उसकी प्रायिकता 12/13। पहले हमने होने की निकाली, ठीक है, फिर उसको 1 में से घटा दिया तो ना होने की आ गई। जब भी कभी आपको होने की प्रायिकता पूछे तो उसे 1 में से घटा दो, ना होने की निकल आएगी, ठीक है बच्चा। तो इस तरीके से आपका पहला पार्ट, पहला खंड, एक नंबर के 6 सवाल सॉल्व मैंने करा दिए, ठीक है। धीमे धीमे स्पीड भी बढ़ा देंगे, अभी पहला दिन है इसलिए थोड़ा स्लो कराया है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा न्यू स्टूडेंट्स को ऐड करो, सबको बताओ, ठीक है बच्चा। बहुत अच्छे से सॉल्व कराने वाले हैं, ओके, थैंक यू।